हेलो एवरीवन। आज हम कोविड वायरस के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि इस समय भारत में भयंकर तरीके से तबाही मचाया हुआ है। ये एक्चुअल में यूके का वेरिएंट है, जिसे डुअल म्यूटेंट वायरस कहते हैं या डबल म्यूटेंट वायरस कहते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे कि वायरस है क्या, या इसकी संरचना के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो कोविड वायरस बॉडी के अंदर घुसता है, जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं, वो इंटर करता है तो कौन कौन सी प्रोसेस होती है, कैसे वो लंग्स के एल्वियोली को नष्ट करता है, और किस तरह से ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। ब्रीथिंग मतलब सांस लेने की प्रॉब्लम होती है। तो इन सारी प्रोसेस को मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूँगा। खासकर एंटीबॉडी और एंटीजन के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊँगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊँगा, देसी तरीके से बताऊँगा, ताकि आप, यदि जीवन में कभी आपने साइंस नहीं भी पढ़ी है, तो भी वो आपके लिए बिल्कुल सिंपल रूप से चीज़ों को ब्रेन के अंदर इंटर करने में आपकी मदद करे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कोरोना दिखता कैसे है। तो जहाँ तक दिखने की बात है, तो जो कोविड है वो बिल्कुल ऐसे, ये ठीक है, ये आपका कोविड है। तो कोविड जो है, इसके ऊपर ये जो पूरा गोलाकार दिख रहा है, इस गोलाकार के ऊपर ये जो सींग दिख रही है कोविड की, ये सींग वास्तव में होती है स्पाइक प्रोटीन। इसको हम स्पाइक प्रोटीन के नाम से जानते हैं, स्पाइक प्रोटीन। ठीक है ना, पूरा यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ, फिर भी आप अगर सुन पा रहे हो तो इतना समझिएगा कि ये जो डंडे निकले हुए हैं, ये जो कांटे निकले हुए हैं, सींग निकली हुई है, इसको बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन। और ये स्पाइक प्रोटीन ही सबसे खतरनाक होता है, जो कि किसी भी बॉडी के अंदर इंटर करता है। तो ये स्पाइक प्रोटीन ही सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। न केवल अफेक्ट करता है, बल्कि पूरा दारोमदार इस स्पाइक प्रोटीन का ही होता है। अगर इस कोरोना से, इस वायरस से इस स्पाइक प्रोटीन को हटा दिया जाए, तो इस कोरोना की सारी पावर ख़त्म हो जाती है। अर्थात ये कोविड कुछ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो आप समझ गए कि ये स्पाइक प्रोटीन क्या होता है। अब समझते हैं कि डुअल म्यूटेंट वायरस जो कि इस समय वर्तमान में है, वो क्या है। तो इन सबको इरेज करना पड़ेगा, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। तो डुअल म्यूटेंट का मतलब सीधा सा आप समझिएगा कि पहले जब हमारी बॉडी थी, मतलब कहने का मतलब ये कि जब 1 साल पहले, ये ह्यूमन बॉडी है समझिएगा, 1 साल पहले जब वायरस घुसता था तो वो सिंगल म्यूटेंट था, मतलब एक वायरस अंदर घुसा और अफेक्ट किया। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है कि वर्तमान में एक वायरस ये दोनों वायरस आपस में मिल जा रहे हैं। और जब दोनों वायरस मिल जाएंगे तो सीधी सी बात है, शक्तियाँ क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, पावर बढ़ जाएगी। तो वर्तमान में ये दो वायरस मिलकर एक वायरस, और फिर जब ये बॉडी के अंदर इंटर करते हैं तो डेफिनेटली इनकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। और जब शक्तियाँ बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं पिछले कोविड की अपेक्षा ये कोविड ज़्यादा खतरनाक, नुकसानदायक साबित होगा निश्चित रूप से। हालांकि कुछ जगह ट्रिपल म्यूटेंट वायरस भी देखे गए हैं, लेकिन वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रचलन में यही डुअल म्यूटेंट है, जो कि बॉडी के अंदर अगर घुसता है तो निश्चित रूप से ज़्यादा अफेक्ट करेगा। ठीक है, आप ये भी समझिए कि डुअल म्यूटेंट क्या होता है। डुअल मतलब दो, म्यूटेंट मतलब मिलकर एक हो जाना। तो डुअल म्यूटेंट मतलब दो मिलकर एक हो जाना। ठीक है, और दो मिलकर एक होगा, इंटर करेगा तो ह्यूमन बॉडी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। यही कारण है कि अब का जो कोविड इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्षति हो रही है। आगे चलते हैं, इसको इरेज करूँगा और मैं अब सीधे आपको ले चलता हूँ डायग्राम में। जैसा कि डायग्राम में ले चलता हूँ मैं आपको, एक मिनट, इसमें डायग्राम क्यों नहीं आ रहा। डायग्राम में ले चलता हूँ आपको मैं। ये देखिए, ये पूरा लंग्स का डायग्राम है। ठीक है,
ये मैंने गूगल से निकाला है आप लोगों को समझाने के लिए कि जब हमारा वायरस, एक मिनट, जब हमारा वायरस जो है इंटर करता है इसमें, हमारा वायरस यहाँ से, एक मिनट, यहाँ से, ये जब यहाँ से इंटर करता है तो फेफड़ों में, लंग्स में ये अफेक्ट कैसे करता है इसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। लेकिन इसको समझने से पहले हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होती है। व्हाट इज़ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, तब जाकर ये वायरस पूरी तरह से आपको इसकी संरचना या स्ट्रक्चर समझ में आएगा। तो समझते हैं कि एंटीजन क्या होता है। एंटीजन क्या होता है, ठीक है। तो एक मिनट, मैं एंटीजन की बात करता हूँ। तो हाँ, एंटीजन, देखिए जो एंटीजन होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी दो चीज़ें होती हैं। एंटीजन का सीधा सा मतलब ये समझिए कि जब भी हमारे बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी टॉक्सिन्स, मतलब कहने का सीधा सा मतलब है कोई भी हानिकारक पदार्थ, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या सूक्ष्म जीव जिसे कहते हैं, या फिर कोई टॉक्सिन्स जो कि हार्मफुल हो, जो बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, जब वो बॉडी के अंदर घुसता है तो इन सम्मिलित रूप को या इन कंप्लीट रूप को एंटीजन कहा जाता है। एंटीजन, तो एंटीजन का सीधा सा मतलब है कि कोई बाहरी आदमी का मतलब बैक्टीरिया वायरस से समझिएगा, कोई विदेशी या कोई बाहरी जो कि बॉडी के अंदर इंटर करता है, तो इस बाहरी पदार्थ को, बाहरी चीज़ को या बाहरी ऑर्गेनिज्म को हम एंटीजन के नाम से जानते हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि एंटीजन क्या होता है। एंटीजन का मतलब जो बाहर से अंदर प्रवेश करे, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या XYZ कुछ भी हो। अब बात करते हैं एंटीबॉडी क्या होती है। एंटीजन समझ गए आप, एंटीबॉडी। तो जैसे ये एंटीजन घुसते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो आपके टॉक्सिन्स वगैरह हो, तो जैसे ये घुसते हैं ना, कोई विदेशी अगर अंदर घुसेगा तो इस बॉडी के अंदर ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे सिपाही बैठे रहते हैं। कौन बैठे? छोटे छोटे सिपाही। सिपाही का मतलब समझिए सैनिक। छोटे छोटे सैनिक आराम से बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं। इन सैनिकों को, जो कि अंदर बैठे हुए हैं ये छोटे छोटे, इन सैनिकों को जैसे ही कोई बाहरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया या वायरस इंटर करते दिखाई देता है, वैसे ही ये सभी जितने हैं ना, ये सभी उठकर खड़े हो जाते हैं और अपने हथियार, जो कि इनके पास गोला बारूद या बंदूक वगैरह है, इसको उठाते हैं और इस बाहरी एंटीजन के विरुद्ध युद्ध करने लगते हैं। इनके विरुद्ध क्या करने लगते हैं? युद्ध करने लगते हैं, आक्रमण करने लगते हैं भयंकर तरीके से। तो ये जो सैनिक हैं, अंदर के जो सैनिक हैं और बाहरी हानिकारक पदार्थों के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं, इन्हीं को हम एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं। एंटीबॉडी का मतलब ये कि बॉडी के एंटी में, मतलब जो बॉडी के अंदर कोई चीज़ घुस गई है उसके एंटी में, उसके विरुद्ध में लड़ना, ये क्या कहलाता है? एंटीबॉडी कहलाता है। तो एंटीबॉडी मतलब सीधी सी बात है कि कोई एंटीजन अगर इंटर किया है तो उस एंटीजन के विरुद्ध में जो भी हमारे बॉडी के अंदर छोटे छोटे सैनिक बैठे हुए हैं, वर्दीधारी समझ सकते हैं आप, है ना, उनको जैसे ही लगा कोई बाहरी आदमी घुसा है, फटाफट उन्होंने अपने हथियार उठाए और आक्रमण करना चालू कर दिया। इनके बीच में भयंकर द्वंद्व युद्ध होता है। एंटीबॉडी और ये जो बाहर से चीज़ें आई हैं ना, इनके बीच में भयंकर द्वंद्व युद्ध होता है। और जब ये द्वंद्व युद्ध भयंकर होता है तो सीधी सी बात है, इनके युद्ध के कारण शरीर का तापमान गर्म हो जाता है। तापमान गर्म हो जाता है या तापमान बढ़ जाता है। तापमान के बढ़ने को ही हम बुखार कहते हैं। क्या कहते हैं? बुखार। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि जब ये घुसे तो यहाँ से लड़ाई चालू हुई। इनकी इतनी भयंकर लड़ाई होती है अंदर कि हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसे हम बुखार के नाम से जानते हैं। तो जब कभी भी आपको बुखार आए, समझ लीजिए अंदर भयंकर तरीके से लड़ाई चल रही है।
किसके बीच में चल रही है? एंटीबॉडी और एंटीजन के विरुद्ध लड़ाई चल रही है। ठीक है, तो ये चीज़ तो आप समझ गए कि एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होती है। आगे चलते हैं, इसको मैं सेव करता हूँ और आगे निकलता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं, ये डायग्राम पे बात करते हैं। तो एंटीजन आप समझ गए, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी अगर एंटीजन घुसेगा तो उसके विरुद्ध में जो हमारे बॉडी के अंदर चीज़ें हैं वो एक्टिव हो जाएंगी, उनसे लड़ने लगेंगी, और जैसी लड़ेंगी लड़ने के बाद टेम्परेचर हाई होगा, गर्म होगा, है ना, क्योंकि युद्ध होगा तो टेम्परेचर डेफिनेटली हाई हो जाएगा। टेम्परेचर हाई होने का एक रीज़न ये भी है कि अगर उस टेम्परेचर ज़्यादा है तो हो सकता है उस टेम्परेचर ज़्यादा होने से वायरस वगैरह मर जाए, लेकिन ये कोविड बहुत ही ख़तरनाक है, ये टेम्परेचर के बढ़ने से इतनी आसानी से नहीं मरता। हाँ, अगर इनकी लड़ाई में एंटीबॉडी जीत जाती है तो डेफिनेटली अगले दिन बुखार नहीं आएगा और फिर कोविड हार जाएगा। लेकिन अगर एंटीबॉडी कमज़ोर पड़ गई, हारने लगी और एंटीजन हावी हो गया तो फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं स्थितियाँ विपरीत हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी, और अगले दिन भी बुखार आएगी और फिर धीरे धीरे संक्रमण बढ़ता जाएगा। ये चीज़ें तो आप समझ गए कि संक्रमण कैसे बढ़ता है, एंटीजन और एंटीबॉडी होती क्या है। ठीक है, अब जो एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी, उसको मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से थोड़ा और बताना चाहूँगा। जो एंटीबॉडी होती है ना, ये मान लीजिए आपकी एक मिनट, ये आपकी क्या है, ह्यूमन बॉडी है, समझिएगा, ये ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी के अंदर मैंने कहा अगर एंटीजन घुसता है तो एंटीबॉडी पैदा होती है, ये एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडी जो है, ध्यान रखिएगा, ये एंटीबॉडी को कंप्लीट रूप से WBC कहा जाता है। क्या कहा जाता है? WBC। WBC से आप लोगों ने नाम सुना होगा। WBC वाइट ब्लड कॉर्पसल्स के नाम से जानती हैं। ये एक्चुअल में ब्लड में पाए जाने वाले पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं। ब्लड में 3 प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, जिनमें से WBC जो है उसे हम वाइट ब्लड कॉर्पसल्स के नाम से जानते हैं। वास्तव में यही WBC पूरे इम्यून सिस्टम का निर्माण करता है। ये WBC ही एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तो थोड़ा सा WBC के बारे में भी समझते हैं। ये जो बॉडी के अंदर WBC है, ये WBC ध्यान रखिएगा, बॉडी के अंदर ये WBC एक्चुअल में होती 2 प्रकार की है। ठीक है, एक होती है ग्रेनुलोसाइट, एक होती है एग्रेनुलोसाइट। लेकिन इतना अपन को डीप में नहीं जाना है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट ये भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसनोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। तो हमारा जो टारगेट है वो लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट। ठीक है ना, लिम्फोसाइट। मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ L बनाऊंगा, लिम्फोसाइट। और दूसरा एक होता है मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। लिम्फोसाइट भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है T लिम्फोसाइट, एक होती है B लिम्फोसाइट। मैंने कहा कि हमारे बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर एंटीबॉडी होती है, लेकिन ये एंटीबॉडी हम जब व्यापक रूप से समझेंगे तो ये एक WBC का पूरा सिस्टम होता है। मतलब WBC है, उसके अंदर एंटीबॉडी आती है। WBC एक बड़ा समझ लीजिए व्यापक रूप है और एंटीबॉडी उसका संकीर्ण रूप है। तो सबसे पहले WBC के 2 पार्ट हैं, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। इनके भी छोटे छोटे पार्ट हैं। ठीक है ना, ग्रेनुलोसाइट के 3 पार्ट होते हैं और एग्रेनुलोसाइट के 2 पार्ट होते हैं। तो जो एग्रेनुलोसाइट होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। हमारे काम की चीज़ है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट एक पार्ट है WBC का। अब जो लिम्फोसाइट होती है, ध्यान रखिएगा, उसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है T लिम्फोसाइट, एक होता है B लिम्फोसाइट। जो T लिम्फोसाइट होती है ना, T लिम्फोसाइट, ये दोनों ही वास्तव में मिलकर एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं मतलब कहने का ये कि जो आपके बॉडी के अंदर
एंटीबॉडी है वो एंटीबॉडी डब्ल्यूबीसी का पार्ट है, और डब्ल्यूबीसी में भी किसका पार्ट है? लिम्फोसाइट का। लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट जो है वो भी एंटीबॉडी बनाती है, और बी लिम्फोसाइट वो भी एंटीबॉडी बनाती है। ये भी एंटीबॉडी, ये भी एंटीबॉडी। तो सवाल ये उठता है कि भाई दोनों जब एंटीबॉडी बनाती हैं तो क्या इन दोनों का काम भी एक है या फिर इनके कामों में कोई अंतर है? तो बिल्कुल अंतर है। टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। जो टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाती है और जो बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाती है, इन दोनों में अंतर ये है कि जब कोई वायरस इंटर करता है लंग्स में इंटर करता है, तो जब वो वायरस किसी सेल को, किसी कोशिका को इंजेक्ट कर देता है या संक्रमित कर देता है या अफेक्ट कर देता है, तो उसके विरुद्ध में जो एंटीबॉडी बनती है वो टी लिम्फोसाइट के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, मान लीजिए जैसे ये हम इधर जा रहे हैं, थोड़ा 1 मिनट इसको हटाकर ये जैसे मान लीजिए यहाँ से वायरस इंटर किया, यहाँ से वायरस इंटर किया, ठीक है, यहाँ से वायरस इंटर किया और यहाँ पे बहुत सारी सेल्स को नुकसान पहुँचा दिया। तो जो इस सेल के लिए एंटीबॉडी डेवलप होगी वो करेगी आपकी टी लिम्फोसाइट सेल। लेकिन जब ये वायरस घुसा, मान लीजिए इधर से कई वायरस घुसे, इधर से कई वायरस घुसे, लेकिन इन वायरस ने आपकी सेल को नुकसान नहीं पहुंचाया, ठीक है, सेल को संक्रमित नहीं किया, तो उसके विरुद्ध जो एंटीबॉडी निकलेगी वो आपकी बी लिम्फोसाइट सेल बनाएगी। ध्यान रखिएगा, दो प्रकार की एंटीबॉडी होती है। एक तो टी लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडी बनाई जाती है जो कि संक्रमित कोशिकाओं के लिए बनाई जाती है, अर्थात ऐसी कोशिकाएं जो संक्रमित हैं, जिनके अंदर वायरस है, तो उस वायरस के विरुद्ध में टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाएगी। और जो नॉर्मल वायरस है, जिन्होंने अभी किसी भी सेल को संक्रमित नहीं किया है, उसके लिए जो एंटीबॉडी बनाई जाएगी वो आपकी बी सेल के द्वारा बनाई जाएगी। ये बी सेल जो है ना, इसके द्वारा बनाई जाएगी। तो दो प्रकार की एंटीबॉडी होती है। सबसे काम की हमारी है बी वाली, ठीक है। बी वाली क्या करती है कि जैसे ही वायरस घुसता है, चाहे वो संक्रमित करे या ना करे, तो जैसे ये वायरस घुसा वैसे ये सारी एंटीबॉडी जितनी भी हैं वो इनके विरुद्ध डंडे, बंदूक, गोला बारूद लेकर डटकर खड़ी हो जाती हैं और इनको पूरी तरह से ख़त्म करने का प्रयास करती हैं। और मैंने जैसा कि बताया है कि अगर एंटीबॉडी और एंटीजन के या वायरस के विरुद्ध युद्ध हुआ, एंटीबॉडी आपकी जीत गई, देन आप जीत गए, आपको बीमारी नहीं होगी। और अगर एंटीबॉडी आपकी हार जाती है तो फिर दिक्कत क्रिएट हो सकती है। तो ये एक प्रोसेस मैंने बताई। डब्ल्यूबीसी पूरा सिस्टम होता है एंटीबॉडी का। उस डब्ल्यूबीसी में दो टाइप्स के होते हैं, एक टी लिम्फोसाइट, एक बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट भी एंटीबॉडी बनाती है, बी लिम्फोसाइट भी एंटीबॉडी बनाती है। अंतर यह होता है कि टी लिम्फोसाइट जो कि संक्रमित कोशिकाओं पर उपस्थित वायरस के लिए बनाई जाती है, और बी लिम्फोसाइट सभी के लिए, चाहे वो सेल को वायरस संक्रमित किया हो या ना किया हो, उनके विरुद्ध जो एंटीबॉडी बनाई जाती है वो आपके बी सेल से निकलती है। तो एंटीबॉडी का मतलब आप समझ गए कि एंटीबॉडी एक कंप्लीट सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम मतलब समझिए कि एक ऐसे सैनिक, ऐसे सिपाही जो कि हमारे बॉडी के अंदर मौजूद रहते हैं। जैसे ही कोई बाहरी आक्रमणकारी अंदर घुसता है, वैसे ही अपना गोले बारूद, हथियार, तोप वगैरह लेकर खड़े हो जाते हैं। इनमें अच्छी खासी लड़ाई होती है ना। और लड़ाई होने के बाद फिर युद्ध में अगर ये जीते तो आप जीत गए, और ये हारे तो फिर दिक्कत क्रिएट होना चालू हो जाती है। अगर ये हारने लगते हैं तब फिर जाकर आपको एंटीबायोटिक्स गोली खानी होती है। और जब आप एंटीबायोटिक्स गोली खाते हो तो कहीं ना कहीं आप इम्यून सिस्टम को मजबूत कर रहे होते हो,
एंटीबॉडीज़ को सपोर्ट कर रहे होते हो और एंटीबॉडीज़ की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और जब एंटीबॉडी की संख्या बढ़ती है, एंटीबॉडी लड़ने में कारगर हो जाती है और वो लड़कर फिर वायरस को भगा सकती है, ख़त्म कर सकती है। तो ये एक प्रोसेस हो गई। आगे चलते हैं। आगे मैं कुछ चीज़ें और बताऊंगा कि अब ये वायरस जब इंटर करता है तो क्या क्या प्रोसेस होती है। ये तो एकदम सिंपल सी बात थी। अब हम चलते हैं कि वायरस इंटर करता है तो क्या प्रोसेस होती है। जैसे मान लीजिए आपका ये कोविड वायरस है। ये कोविड वायरस यहाँ से इंटर किया, ये नज़ल कैविटी बोलते हैं, नज़ल कैविटी यानी नाक से। तो जैसी नाक में घुसा तो कुछ समय के लिए ये वायरस नाक वाले हिस्से पर रहता है, ठीक है, नाक वाले हिस्से पर। यही कारण है कि जो एंटीजन टेस्ट कराया जाता है तो नाक में क्या कहना चाहिए, एक इंस्ट्रूमेंट डाला जाता है। उस इंस्ट्रूमेंट से कुछ चीज़ें निकाली जाती हैं नाक से। तो अगर उसका जो चीज़ें निकलती हैं उसका टेस्ट किया अपन ने, अगर उसमें वायरस है तो वो पॉजिटिव बता देता है, ठीक है। और अगर ये वायरस नीचे आ गया, यहाँ पे गले के पास आ गया, मान लीजिए गले के पास आ गया, तो फिर एंटीजन टेस्ट में ये वायरस पकड़ में नहीं आता। फिर आपको दूसरा टेस्ट कराना पड़ेगा जिसे कहते हैं RT-PCR टेस्ट। RT-PCR में ये गले के पास, मतलब मुख से एक इंस्ट्रूमेंट डाला जाता है गले में और गले से कफ वगैरह, बलगम वगैरह निकाला जाता है, उसकी टेस्टिंग की जाती है। अगर गले में वायरस है तो RT-PCR में पॉजिटिव, और अगर नहीं है तो नेगेटिव। कभी लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो वर्तमान का वायरस है, जो प्रेजेंट में चल रहा है, डबल म्यूटेंट वायरस, बहुत ही चालाक वायरस है। ये गले के नीचे भी आ जाता है डायरेक्ट। ये सीधे इंटर किया और ना नाक में रुका ना गले में रुका, सीधे लंग्स में घुसता है। तो जब लंग्स में घुसेगा तो आप बताइए क्या ये एंटीजन टेस्ट में पकड़ा जाएगा? नहीं पकड़ा जाएगा। क्या ये RT-PCR टेस्ट में पकड़ा जाएगा? नहीं पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो ना तो ये एंटीजन टेस्ट में पकड़ा जाएगा और ना ही ये RT-PCR टेस्ट में पकड़ा जाएगा। तो जब ये एंटीजन नेगेटिव हो गई, RT-PCR नेगेटिव हो गई रिपोर्ट, लेकिन वायरस तो अंदर है ना, वायरस तो अंदर घुसा है, तो लोगों को ये लगता है कि भैया दोनों रिपोर्ट नेगेटिव है तो हमारे अंदर वायरस नहीं है। लेकिन वायरस अगर अंदर है तो ध्यान रखिएगा, भले ही रिपोर्ट नेगेटिव हो, लक्षण आपको प्रकट होंगे, जैसे बुखार, सर्दी, खांसी और ये सारी चीज़ें जो भी कोविड के लक्षण होते हैं, थकान वगैरह, उल्टी दस्त भी आजकल नए लक्षण में शामिल हो गया है, ठीक है। तो ये अगर प्रकट हो रहे हैं तो आपको फेफड़े का, लंग्स का CT स्कैन कराना चाहिए, उससे आपको सारी स्थितियाँ क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन ये बहुत रेयर केस में होता है। 99 लगभग आप 99 पॉइंट समथिंग केस में ये कह सकते हो कि एंटीजन और RT-PCR टेस्ट में ये वायरस पकड़ में कहीं ना कहीं आ जाता है। कुछ केसेस में ये नहीं आ पाता, तो वो फिर CT स्कैन वगैरह से आ सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको भी हटाते हैं। अब समझते हैं कि ये अफेक्ट कैसे करता है, ठीक है। ये वायरस घुसा अगर नाक में है तो कुछ समय के बाद वो गले पे आएगा। ये गला है आपका, ये गला गले पे रहेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर वायरस गले पे है तो वो कफ बनाएगा, बलगम बनाएगा। क्या बनाएगा? बलगम, कफ बनाएगा। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति अगर यहाँ से गर्म पानी पीना स्टार्ट कर दिया तो समझिए होगा क्या। जब गर्म पानी पीना स्टार्ट कर देगा व्यक्ति, तो गर्म पानी क्या करेगा? इस कफ को पिघलाएगा। क्या करेगा? इस कफ को पिघलाएगा। अब ये लंग्स के बगल में पेट होता है, इधर लंग्स के पीछे साइड आप कह सकते हो पेट होता है, पेट, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा बना रहा हूँ, ये मान लीजिए पेट है, इसके बगल में आप समझिए एक रास्ता ये पेट की ओर जा रहा है, ये एक नली, और एक ये आपके फेफड़े की ओर आ रही है। अब आप बताइए
कि अगर ये कफ पिघलेगा तो क्या ये फेफड़े के अंदर जाएगा या फिर ये पेट की ओर आएगा। कोई भी चीज़ आप खाना खाते हो, पानी पीते हो, तो क्या वो फेफड़े में जाती है या लंग्स या फिर पेट में जाती है? सीधी सी बात है, पेट में जाती है। तो जब ये कफ पिघलेगा उस गर्म पानी वगैरह से तो ये पेट में जाएगा, पेट में आ गया। और जैसे ही पेट में जाएगा तो पेट में ध्यान रखिएगा, पेट की दीवारों पर एक कोशिका पाई जाती है। ये मैंने डिजाइन बना दी, इस तरह की एक सेल पाई जाती है जिसे कहते हैं ऑक्सीटेंसिक सेल, ऑक्सीटेंसिक कोशिका। क्या कहते हैं? ऑक्सीटेंसिक कोशिका। अगर अगर ये वायरस हम किसी भी तरह से पेट में ले आए ना, पेट में, तो ध्यान रखिएगा ये ऑक्सीटेंसिक कोशिका जो होती है, ये ऑक्सीडेंसिक कोशिका जैसी कोई चीज़ पेट में आती है वैसे ही ये यहाँ से एक एसिड निकालने लगती है जिसे HCl कहा जाता है। क्या कहा जाता है? HCl। ध्यान रखिएगा। और ये HCl इतना खतरनाक होता है कि जिसकी कल्पना आप शायद नहीं कर सकते। तेजाब या एसिड देखा होगा आप लोगों ने, एसिड अगर कहीं आप डाल दो तो वहाँ पे चीज़ें जल जाती हैं, लेकिन ये एसिड का 50 से 100 गुना खतरनाक होता है। मतलब यदि किसी के ऊपर अगर डाल दिया जाए ना, किसी व्यक्ति के या किसी भी चीज़ के ऊपर, तो वो सीधे, वो जो चीज़ है वो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है ना, सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। किसी पर्सन पे यदि आप डालेंगे तो वो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएगा, उसकी हड्डियों का पता तक नहीं चलेगा, इतना खतरनाक होता है। तो जब ये बलगम यहाँ आएगा पिघलकर और इसके अंदर था वायरस, तो आप बताइए कि क्या इस खतरनाक HCl से ये वायरस बच पाएगा? लगभग असंभव। इस HCl वायरस से किसी भी एंगल में, इस HCl लिक्विड से किसी भी स्थिति में ये वायरस नहीं बच पाएगा, इस वायरस का खात्मा हो जाएगा। और ये वायरस तो क्या, दुनिया का कोई भी वायरस हो, अगर वो पेट के रास्ते पहुंच गया है या वो अगर पेट में कैसे भी करके पहुंच गया है तो फिर उसका बचना असंभव ही आप मानिए। क्योंकि मैंने कहा ना कि पेट की दीवारों से HCl निकलता है जो कि इतना खतरनाक होता है कि कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कुछ भी अगर घुसेगा तो उसका बचना लगभग असंभव ही रहता है। और अगर वो बच भी गया यहाँ से तो वो थोड़ी देर बाद जब आगे आता है तो यहाँ से बाइल जूस गिरता है। यहाँ पे लीवर होता है, लीवर के नीचे गॉल ब्लैडर होता है और गॉल ब्लैडर से बाइल जूस गिरता है। यहाँ पे गृहिणी वाला पार्ट होता है, ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है। तो अगर यहाँ से वायरस बच भी गया तो यहाँ नहीं बचने वाला, ये बाइल जूस उसको नष्ट कर देता है, जिसे पित्तरस कहा जाता है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि यदि आप कैसे भी करके उस वायरस को पेट तक ले आओगे तो आप कहीं ना कहीं संक्रमण से बच सकते हो, सुरक्षित हो सकते हो। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसी सिचुएशन पे आपको पूरे दिन गर्म पानी पीना चाहिए। गर्म पानी पीने से जो वायरस है कुछ टाइम तक गले में रहता है, गले में रहकर बलगम बनाता है, और यदि उस गर्म पानी से आपने उस बलगम को पिघलाकर पेट में इंटर करा लिया तो कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि आप लगभग सुरक्षित ही हो, क्योंकि वायरस पेट में जा चुका और पेट में जाएगा तो बचने वाला नहीं। तो ये प्रोसेस होती है। अब होता क्या है कि अपन लापरवाही कर देते हैं। अब जब अपन लापरवाही करते हैं, अपन ने पानी नहीं पिया है ना, तो पानी जब नहीं पिएंगे, बलगम तो बन रहा है पर पानी अपन नहीं पी रहे हैं, तो होगा क्या कि वायरस फिर पेट की ओर नहीं जाएगा और वायरस सीधे कहाँ जाएगा, आपके फेफड़े में इंटर करेगा। और जैसे ही फेफड़े में इंटर करेगा, घुसेगा, तो फेफड़े में आप देख रहे हो ये छोटे छोटे जो डॉट डॉट दिख रहे हैं ना, ये ब्लू कलर के, ये एक्चुअल में एल्वियोली होते हैं। इनको कहते हैं वायु कोष्ठक, एल्वियोली, वायु कोष्ठक। वास्तव में ये जो एल्वियोली हैं, वायु कोष्ठक हैं, यही क्या करते हैं कि जब आप ऑक्सीजन लेते हो यहाँ से तो ये ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। कौन? वायु कोष्ठक। और ऑक्सीजन को तो ग्रहण करते ही हैं, साथ में ये CO2 को बाहर की ओर निकालते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रीदिंग प्रोसेस में, ब्रीदिंग का मतलब ऑक्सीजन को लेना,
कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला कौन होता है? ये एल्वियोली, जो कि अंदर होते हैं फेफड़े के अंदर, छोटे छोटे गुच्छे के रूप में। अंगूर का जैसे गुच्छा होता है ना, वैसी टाइप के होते हैं, करोड़ों में होते हैं। तो ये जो वायरस घुसता है ना, ये वायरस ये इस एल्वियोली को ही वास्तव में नष्ट कर देता है। क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। एल्वियोली मतलब वायु कोष्ठक को नष्ट कर देता है। और आप बताइए कि वायु कोष्ठक का काम क्या है? ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। जब ये वायु कोष्ठक या एल्वियोली को नष्ट कर देगा तो क्या आप ऑक्सीजन ले पाओगे? क्या आप सांस ले पाओगे? क्या आप सांस छोड़ पाओगे? ना ले पाओगे ना छोड़ पाओगे। इसीलिए जब ये वायरस अंदर करता है, अफेक्ट करता लंग्स को, तो सांसों की प्रॉब्लम हो जाती है। किसकी प्रॉब्लम हो जाती है? सांसों की। सांसों की प्रॉब्लम क्यों होगी? क्योंकि एल्वियोली नष्ट होने लेंगे। एल्वियोली का काम है ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, और जब ना ऑक्सीजन आ पाएगी सही से, ना जा पाएगी, तो सीधी सी बात है सांस लेने में समस्या होगी, और फिर ज़रूरत किसकी पड़ेगी? ऑक्सीजन सिलेंडर की। ठीक है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि वायरस फेफड़े के अंदर घुसता है और वो आपके एल्वियोली को नष्ट करने लगता है। और जैसे ये घुसेगा, नष्ट करने लगेगा, वैसे ही इनके विरुद्ध मैंने बताया ना कौन बनेगा? एंटीबॉडी बैठी रहती है यहाँ पे, बहुत सारे सैनिक बैठे रहते हैं, बहुत सारे सैनिक। ये सैनिक देखे कि भाई वायरस घुसा है तो ये अटैक करेंगे। ये सैनिक पूरी तरह से बहुत भयंकर तरीके से लड़ते हैं वायरस से, और लड़ाई होती है। लड़ाई हुई, लड़ाई में आप जानते हो कि अगर भयंकर लड़ाई चल रही है तो टेम्परेचर हाई होगा बॉडी का, उसी को हम बुखार के नाम से जानते हैं। इस लड़ाई में अगर एंटीबॉडी जीत गई तो समझिए कि आप ठीक हो गए। एंटीबॉडी अगर हारने लगी तो फिर आपको सप्लीमेंट या फिर ज़रूरत पड़ती है आपको किसकी? एंटीबायोटिक्स गोली की। ठीक है, तो फिर आप एंटीबायोटिक्स गोली खाते हो, और जैसे एंटीबायोटिक्स गोली खाओगे एंटीबॉडी की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, और ये एंटीबॉडी लड़ेंगी वायरस से, और फिर डेफिनेटली कहीं ना कहीं वायरस को कमज़ोर कर सकती हैं। तो ये एक दूसरी प्रोसेस मैंने बताई। अब जब मान लीजिए वायरस घुस ही गया बॉडी के अंदर, तो हमें ऐसी कौन सी चीज़ अपनानी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए कि हम इसको कंट्रोल कर पाएँ? तो वो भी थोड़ा देख लेते हैं, है ना। 1 मिनट। मान लीजिए अगर बॉडी के अंदर वायरस घुसा, ये वायरस घुस गया, ठीक है, ये वायरस आपका घुस गया, ये वायरस घुस गया। अब ये वायरस का सबसे महत्वपूर्ण रोल ये होता है कि ये वायरस बहुत तेज़ी से अपने डुप्लीकेशंस बनाने लगता है, बहुत तेज़ी से फोटोकॉपी करने लगता है, बहुत तेज़ी से अपने संख्या बढ़ाने लगता है, लाखों में, करोड़ों में। हम ऐसा क्या करें कि इसके डुप्लीकेशन को रोक दें, वहीं पर तत्काल प्रभाव से रोक दें? तो ध्यान रखिएगा, जिंक। जिंक सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। जिंक एक तत्व है, अगर हम इस तत्व को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा दें या खा लें तो इसके डुप्लीकेशन पावर को हम तत्काल प्रभाव से रोक सकते हैं। मतलब वायरस अगर 5 है, मान लीजिए 5-6 संख्या में, तो वो 5 का 5 रहेगा, 6 नहीं होने पाएगा, ठीक है। और अगर 10 है तो 10 रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा। लेकिन अगर हमने जिंक नहीं खाया तो इसकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, बहुत तेज़ी से बढ़ती है, बहुत तेज़ी से। और जितनी संख्या बढ़ेगी उतनी एल्वियोली को नष्ट करेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट या नुकसान हो जाएगा लंग्स के अंदर, बॉडी के अंदर। तो जिंक ध्यान रखिएगा, जिंक का सबसे अच्छा स्रोत अगर आप कहें तो बादाम होता है, बादाम के छिलके होते हैं, उनमें जिंक अच्छा खासा पाया जाता है, जिसे खाने पर ये चीज़ें कंट्रोल में की जाती है। एक गोली आती है जिंकोबिट करके, तो वो भी आप खाकर इसको कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं कि कौन सी चीज़ इसमें ली जाए जो कि, है ना, चीज़ों को कंट्रोल कर पाए। तो जिंक आप ले सकते हो, जिंक कंट्रोल कर देगा। मल्टीविटामिन की गोली आप ले सकते हो। मल्टीविटामिन में होगा क्या, जब आप मल्टीविटामिन लोगे तो विटामिन से होता क्या है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस सही हो जाती है। मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब होता है खाने का पचना। खाने का अगर पचना सही है तो इम्यून सिस्टम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इम्यून सिस्टम मतलब मैंने कहा ना WBC,
इम्यून सिस्टम है पूरा, तो WBC सही है, मतलब आपका क्या सही होगा, एंटीबॉडी सही होंगी, मतलब एंटीबॉडी अच्छी खासी मात्रा में पैदा होंगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक बनेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक बनेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वायरस को हराने में कारगर साबित होंगे। कुल मिलाकर कहने का सीधा सा मतलब है कि जिंक और मल्टीविटामिन और भी कुछ सप्लीमेंट्स लिए जाएं तो हम अपने वायरस के न केवल डुप्लीकेशन को रोक पाएंगे और अपितु हम इम्यून सिस्टम को भी तगड़ा करके और इसके संक्रमण को कहीं ना कहीं रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के माध्यम से हम चीज़ों को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं। अब एक चीज़ और, गर्म पानी का मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि बलगम को पिघलाकर वो अंदर कराता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो गर्म पानी होता है ना, गर्म पानी वायरल लोड को भी कम करता है। वायरल लोड का मतलब समझ रहे हो, जब वायरस घुसता है ना तो भयंकर तरीके से लोड पैदा करता है, प्रेशर पैदा करता है लंग्स में, इन लंग्स में भयंकर तरीके से लोड बनाता है। तो जब लोड बनेगा, ज़्यादा होगा, तो उस लोड को अगर हमने कम नहीं किया, कम नहीं किया तो कहीं ना कहीं हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा, लंग्स पे प्रेशर पड़ेगा, और लंग्स न केवल कमज़ोर होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। लोड पड़ेगा तो सीधी सी बात है, किसी चीज़ पे लोड पड़ेगा तो क्या होता है, प्रेशर पड़ेगा, लोड पड़ेगा तो चीज़ें कमज़ोर होती हैं। तो उसके लोड को कम करने के लिए हमें गर्म पानी पीना चाहिए। गर्म पानी पीने से वायरल लोड कम होता है, मतलब वायरस जो लोड पैदा कर रहे हैं उनका लोड कम हो जाएगा, और जब लोड कम हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा लंग्स को मिलेगा। लंग्स अच्छी मात्रा में ब्रीदिंग कर पाएंगे, सांसों को ले पाएंगे, सांसों को छोड़ पाएंगे। ठीक है, तो गर्म पानी इस हिसाब से भी कारगर है, महत्वपूर्ण है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं वैक्सीनेशन के बारे में कि वैक्सीनेशन वास्तव में है क्या। चलिए, वायरस अंदर घुसा, डुप्लीकेशन बनाने लगा, ठीक है, नुकसान कर दिया इसने, तो हम वैक्सीनेशन क्यों लगाते हैं, ऐसा क्या है। वैक्सीनेशन में हमने एक इंजेक्शन लगाया, वास्तव में इस इंजेक्शन के माध्यम से हमने क्या किया कि शरीर के अंदर बहुत सारी एंटीबॉडी डाल दी इस कोविड के अगेंस्ट में। देखो, बहुत सारी एंटीबॉडी हमारे बॉडी के अंदर है, लेकिन हमने और भी बहुत सारी बॉडी, और भी बहुत सारे सैनिक, और भी बहुत सारे फोर्स एक्स्ट्रा भेज दिया। बहुत सारे पुलिस वाले थे या फोर्स थी हमारे बॉडी के अंदर, लेकिन हमने हज़ारों लाखों की संख्या में और ज़्यादा फोर्स भेज दी कि अगर कोई आतंकवादी घुसता है बॉर्डर के अंदर तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स पूरी तरह से क्या कर दे, तबाही मचा दे, इन आतंकवादियों के ऊपर सिर में रखकर गोली मारे और ये वायरस को, आतंकवादियों को ख़त्म कर दे। ठीक है, तो वैक्सीनेशन में क्या किया जाता है, आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी डाली जाती है भयंकर तरीके से, जो क्या करती है, वायरस के विरुद्ध लड़ने में आपकी मदद करती है। हाँ, कुछ वैक्सीनेशन में वायरस को मरे रूप में भी डाला जाता है, मतलब वायरस को इतना ज़्यादा कमज़ोर करके डाला जाता है कि उसके विरुद्ध एंटीबॉडी शरीर में पैदा होने लगती है, और फिर कहीं ना कहीं जब ओरिजिनल वायरस आता है तो उस नकली वायरस के चक्कर में जो एंटीबॉडी बनी थी वो असली वायरस को हराने में आपके बॉडी की मदद करती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर चीज़ों को आप समझ गए होंगे कि वायरस जब इंटर करता है तो क्या क्या प्रोसेस होती है, एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होती है, WBC क्या होता है, वायरल लोड क्या है, जिंक क्या काम करता है, ब्रीदिंग क्या होती है, ये सारी प्रोसेस मैंने एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर आपने ध्यान से सुना बस है तो चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। धन्यवाद।